मनोवैज्ञानिक विकार। परिचय है ये। अपसामान्यता तथा मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रदाय। यद्यपि अपसामान्यता की कई परिभाषाएं अनेक वर्षों से प्रयुक्त होती रही हैं, किंतु किसी को भी सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं मिली। तथापि अधिकांश परिभाषाओं में कुछ सामान्य लक्षण हैं। बहुधा ये चार माने जाते हैं, जैसे विसामान्यता, डेवियंस, कष्ट, डिस्ट्रेस, अप्रिया, डिसफंक्शन तथा खतरा, डेंजर। अर्थात मनोवैज्ञानिक विकार विसामान्य, भिन्न, पराकोटी, असामान्य, यहाँ तक कि बेतुकी, कष्टप्रद, अप्रीतिकर, व्यक्ति तथा दूसरों को विक्षोभित करने वाली, अक्रियात्मक, दैनिक जीवन की क्रियाओं को ठीक से करने में बाधा डालने वाली तथा संभवतः खतरनाक व्यक्ति तथा दूसरों के लिए होते हैं। इस परिभाषा में एक उपयुक्त प्रारंभिक बिंदु है जहां से हम मनोवैज्ञानिक अपसामान्यता का अन्वेषण कर सकते हैं, क्योंकि अपसामान्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो सामान्य से परे है। इसका तात्पर्य हुआ जो स्पष्ट रूप से परिभाषित मानकों या मानदंडों से हटकर। मनोविज्ञान में हमारे पास मानव व्यवहार का कोई आदर्श मॉडल या सामान्य मॉडल नहीं है जिसे तुलना के आधार के रूप में उपयोग किया जा सके। सामान्य और अपसामान्य व्यवहार में विभेद करने के लिए कई उपागम प्रयुक्त हुए हैं। इन उपागमों में से दो मूल और द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हुए हैं। पहला उपागम अपसामान्य व्यवहार को सामाजिक मानकों से विचलित, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, व्यवहार मानता है। कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपसामान्य केवल एक नाम मात्र है जो उस व्यवहार को दिया जाता है जो सामाजिक प्रत्याशाओं से हटकर हो। अब सामान्य व्यवहार, विचार और संवेग वे हैं जो उचित प्रकारों से संबंधित समाज के विचारों से काफ़ी भिन्न हो। प्रत्येक समाज के कुछ मानक नॉर्म्स होते हैं जो समाज में उचित आचरण के लिए कथित तथा अकथित नियम होते हैं। वे व्यवहार जो विचार, संवेग जो सामाजिक मानकों को तोड़ते हैं अपसामान्य कहे जाते हैं। प्रत्येक समाज के मानक उसकी विशिष्ट संस्कृति, कल्चर, उसके इतिहास, मूल्यों, संस्थानों, आदतों, कौशलों, प्रौद्योगिकी और कला से विकसित होते हैं। अतः जिस समाज में प्रतियोगिता और आग्रहिता का मूल्य होता है वह आक्रामक व्यवहार को स्वीकार करता है, जबकि वे समाज जो सहयोग और पारिवारिक मूल्य पर जोर देते हैं, जैसे कि भारत में, वे आक्रामकता को अस्वीकृत, यहाँ तक कि अपसामान्य समझ सकते हैं। समय के साथ किसी समाज के मूल्यों में परिवर्तन आ सकता है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक अपसामान्यता के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ सकता है। इस परिभाषा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं कि यह मुख्यतः इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार अपसामान्य नहीं है तथा समानता और कुछ नहीं लेकिन सामाजिक मानकों के प्रति अनुरूपता है। दूसरा उपागम अपसामान्य व्यवहार को दरानुकूलक, मालाडिप्टिव व्यवहार के रूप में समझता है। कई मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि व्यवहार की समानता को समझने का सबसे उपयुक्त मापदंड सामाजिक स्वीकृति नहीं, बल्कि यह है कि व्यक्ति के कल्याण और अंततः उस समूह जिसे वे संबंध है वे कल्याण को पोषित करता है। कल्याण या कुशलक्षेम, वेलबींग, केवल भरण पोषण और अतिजीविता ही नहीं, बल्कि उसमें विकास और संतुष्टि अर्थात अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास एवं उपयोग भी सम्मिलित है, जैसा कि आपने मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में भी पढ़ा होगा। इस मापदंड के अनुसार कोई अनुरूप व्यवहार अपसामान्य हो सकता है यदि यह दुरनुकूलक है, अर्थात यदि यह इष्टतम प्रकार तथा वृद्धि में बाधा पहुंचाता है। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी जो मन में कई प्रश्नों को होते हुए भी कक्षा में चुप रहता है। किसी व्यवहार को दुरनुकूलक कहने का तात्पर्य यह है कि समस्या बनी हुई है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि व्यक्ति की सुबेदता, बचाव की अक्षमता या पर्यावरण में असाधारण दबाव के कारण जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यदि आप अपने चारों तरफ लोगों से बात करें तो पाएंगे कि मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में उनके स्पष्ट विचार होते हैं जो अंधविश्वास, अज्ञान और भय के तत्वों पर आधारित होते हैं। पुनः समानता यह भी माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक विकार कुछ शर्मनाक पहलू हैं। मानसिक रोगों पर लगे कलंक, स्टिग्मा के कारण लोग डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि अपनी समस्याओं को वे लज्जास्पद समझते हैं। वास्तव में मनोवैज्ञानिक विकारों को भी अन्य बीमारियों की तरह ही समझना चाहिए, जो कि अनुकूलन की असफलता के कारण होती है।
एक प्राचीन सिद्धांत जो आज भी जाना जाता है कि अब सामान्य व्यवहार किसी अलौकिक सुपरनेचुरल और जादुई शक्तियों मैजिकल फोर्सेस के कारण होता है, जैसी बुरी आत्माएं, भूत प्रेत या शैतान। व्यक्ति के अंदर रहने वाली इन बुरी आत्माओं को झाड़ फूक और प्रार्थना द्वारा हटाने का एक तरीका आज भी समानतः उपयोग किया जाता है। कई समाजों में ओझा जो व्यक्ति सामने आ जाते जिनका संबंध अति प्राकृतिक प्राकृतिक शक्तियों से होता है, जिनके माध्यम से प्रेतात्माएं व्यक्तियों से बात करती हैं। ओझा के द्वारा ग्रसित व्यक्ति यह जान सकता है कि उसकी समस्याएं किस प्रेतात्मा के कारण तथा उसे प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। सामान्य मनोविज्ञान के इतिहास में यह विचार बार बार आया है कि व्यक्ति इसलिए विचित्र ढंग से व्यवहार करता है क्योंकि उसका शरीर और मस्तिष्क उचित प्रकार से काम नहीं करते। यह जैविक, बायोलॉजिकल या आंगिक उपागम ऑर्गेनिक अप्रोच है। आधुनिक काल में इस बात के प्रमाण है कि शरीर और मस्तिष्क की कई प्रक्रियाओं का संबंध कई तरह के दुरुपयोग व्यवहारों से है। कई प्रकार के विकारों को दोषपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को ठीक करके दूर किया जा सकता है, जिसका परिणाम सम्मत प्रकार में होता है। दूसरा उपागम मनोवैज्ञानिक उपागम साइकोलॉजिकल अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यक्ति के विचारों, भावनाओं तथा संसार को देखने के नजरिए में अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न होती है। ये तीनों परिप्रेक्ष्य अप्राकृतिक, जैविक या आंगिक और मनोवैज्ञानिक पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में बार बार घटित होते रहते हैं। प्राचीन पश्चिमी सभ्यता में प्राचीन ग्रीक के दार्शनिक चिकित्सक जैसे कि हिप्पोक्रेट्स, सोक्रेटिस और विशेष रूप से प्लेटो हुए, जिन्होंने सर्वांगीण उपागम और ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच को विकसित किया और बाधित व्यवहार को संवेग और तर्क के बीच द्वंद्व के कारण उत्पन्न माना। ग्लेन ने व्यक्ति चरित्र और स्वभाव में चार वृत्ति फोर ह्यूमरस की भूमिका को बताया। उनके अनुसार यह भौतिक संसार चार तत्वों से बना है, जैसे पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, जो मिलकर हमारे शरीर के चार आवश्यक द्रव्य जैसे रक्त, काला पीत, पीला पित्त और श्लेष्मा बनाते हैं। इनमें से प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न स्वभाव को बनाते हैं। इन चार वृत्तियों में असंतुलन होने से विभिन्न प्रकार विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह अथर्ववेद तथा आयुर्वेदिक पुस्तकों में वर्णित भारतीय धारणा त्रिदोष वात, पित्त और कफ के समान संप्रति हैं। मध्य युग मिडिल एज में भूत विद्या और अंधविश्वासों ने अब सामान्य व्यवहार के कारणों की व्याख्या करने में पुनः महत्व प्राप्त कर लिया है। भूत विद्या के अनुसार मानसिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थीं और उस काल में बहुत से उदाहरण चुड़ैल मारण के पाए जाते हैं। प्रारंभिक मध्य युग के दौरान इंसानियत की दिव्यवत्सलता की भावना अभिभवी रही और संत ऑगस्टिन ने भावनाओं, मानसिक कष्टों और द्वंद्वों के बारे में काफी विस्तार से लिखा। इसी ने अब सामान्य व्यवहार के आधुनिक मनोगतिक सिद्धांतों की आधारशिला रखी। पुनर्जागरण काल में अब सामान्य व्यवहार के बारे में जिज्ञासा और मानवतावाद में काफी वृद्धि दिखाई दी। योहान वेयर ने मनोवैज्ञानिक द्वंद्व तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा को मनोवैज्ञानिक विकारों का महत्वपूर्ण कारक माना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डाइन भी मानसिक रूप से बाधित हो सकते हैं, अतः उन्हें भी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, न कि धर्मशास्त्रीय उपचार की। 17वीं और 18वीं शताब्दी को तर्क एवं प्रबोधन का काल, एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट कहा जाता है। इसलिए अब सामान्य व्यवहार को समझने के लिए आस्था और धर्म सिद्धांत के बजाय वैज्ञानिक पद्धति का अभ्युदय हुआ। 18वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रति वैज्ञानिक अभिवृत्ति में वृद्धि के कारण इन विकारों से ग्रसित लोगों के प्रति करुणा या सहानुभूति की भावना बढ़ी है, जिससे सुधार आंदोलन रिफॉर्म मूवमेंट को बल प्राप्त हुआ। यूरोप और अमेरिका दोनों ने शरण स्थलों या आश्रय स्थानों में सुधार किए जाने लगा। इस सुधार आंदोलन का एक पक्ष यह था कि संस्था विमुक्ति के प्रति रुझान बढ़ा, जिसमें मानसिक रूप से बीमार लोगों को ठीक होने के पश्चात सामुदायिक देखरेख के ऊपर जोर दिया जाने लगा। हाल के वर्षों में इन उपागमों के अभिसरण के परिणामस्वरूप अन्योन्यात्मक इंटरैक्शनल तथा जैव मनोसामाजिक उपागम बायोसाइकोसोशल अप्रोच का अभ्युदय हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में सभी तीनों कारक जैसे जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारक मनोवैज्ञानिक विकारों को अभिव्यक्त
और उनके परिणामों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने के लिए उसका वर्गीकरण करना आवश्यक है। इस तरह के विकारों के वर्गीकरण में विशिष्ट मनोवैज्ञानिक विकारों को, जिन्हें समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किया जाता है, उन श्रेणियों की एक सूची होती है। इस प्रकार के वर्गीकरण इसलिए उपयोगी होते हैं क्योंकि इन्हें प्रयुक्त करने वाले जैसे मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विज्ञानी और सामाजिक कार्यकर्ता इन विकारों के बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं तथा मनोवैज्ञानिक विकारों के कारणों को समझने में तथा उन प्रक्रियाओं जो मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न करने वाली तथा उन्हें बनाए रखने में सहायक होती है को समझने में मदद कर सकते हैं। अमेरिकी मनोरोग संघ, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन (एपीए) ने विभिन्न प्रकार के मनोसामाजिक मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्णन तथा वर्गीकरण करते हुए एक आधिकारिक पुस्तिका ऑफिशियल मैनुअल प्रकाशित की। इसका वर्तमान संस्करण डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, पंचम संस्करण DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन अलग नैदानिक मानदंड प्रस्तुत करता है जो विकारों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को सूचित करता है। भारत में तथा अन्यत्र बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-10 प्रयुक्त होता है, जिसे ICD-10 व्यवहारात्मकता एवं मानसिक विकारों का वर्गीकरण ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तैयार किया है। इस योजना में प्रत्येक विकार के नैदानिक लक्षण और उनसे संबंधित अन्य लक्षणों तथा नैदानिक पथ प्रदर्शिका का वर्णन किया गया है।